9वां चैप्टर, 8वां चैप्टर और आपका 13वां चैप्टर ये आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछते हैं। और पहला चैप्टर इन सबों के एनसीईआरटी से ही रिलेशन होता है। सबका प्री बोर्ड है क्या यहाँ पे, जो ये आपका प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड का लेवल जो है क्या होने वाला है, मैंने बता दिया कि ये 70% प्री बोर्ड का आप हमेशा प्रीवियस उठा कर देख लो, ये हमेशा इजी पेपर हुआ है 70%। अभी आपका माइंड से सारा रिलैक्सेशन होना चाहिए कि चाहे आप बेसिक में हो या स्टैंडर्ड में हो, मैथ्स का पेपर 70% आपके इजी होंगे। और जो ये 30 मेरे भाई क्लास 10th में हो और आप लोग का इंग्लिश का पेपर बेहतर होने के बाद अब आपका मैथ्स का पेपर है, मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, जो प्री बोर्ड के अंदर में जो मैथ्स का पेपर आपका क्लास 10th का जो कि 18 तारीख को होने वाला है, तो बस एक पॉइंट याद रखना, अगर इस वीडियो पर आपने क्लिक कर दी है तो बस आप कंप्लीट एक बार सेशन को कंप्लीट सुन लेना, जो जो क्वेश्चंस बताऊं और क्या क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हैं, क्या इस बार एक्सपेक्टेड है, मेरे भाई बस कंप्लीट सुन लेना। चाहे आप बेसिक में हो या स्टैंडर्ड में हो, डजंट मैटर, बट आपका पेपर 18 तारीख को बहुत ही औसम जाने वाला है। बस एक पॉइंट याद रखना कि जो जो क्वेश्चन इसमें है किस चैप्टर से है, एमसीक्यू कहां से बना है, 3-3 नंबर के क्वेश्चंस कहां से है, और आपके सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस बेस्ड कहां से है। तो मेरे भाई याद रखना, ये आपके सबसे पहले पता हो सेशन 2023-24 क्लास 10th मैथ्स का, ये आप सोच लो कि ये आपका एटलीस्ट प्री बोर्ड का ही पेपर मान लो, क्योंकि प्री बोर्ड में ही पेपर इस तरीके का आपको देखने को मिला है एज कंपेयर टू प्रीवियस। अगर जितने भी पेपर देखो वो हमेशा बोर्ड के कंपैरेटिबिलिटी में बहुत लो पेपर आया है, और इसके अंदर जो क्वेश्चंस है बेसिक हो स्टैंडर्ड हो दोनों के लिए एक जैसा होगा। बस आप चीजों को समझना, जो मैं पॉइंट बताना चाहता हूं, पेपर का पैटर्न आपको पता चल गया, इंग्लिश में जिस तरीके का बताया था आपको वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितना यूजफुल हुआ ये आपको पता ही होगा। बस उसी तरीके से मैथ्स के अंदर आपके 110% बता रहा हूं, चीजें बहुत ही औसम होने वाली, बस चीजें आप समझना ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट समझो, यहां पे ये जो मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर का रीजन क्या है, ध्यान सुनना। रीजन बिहाइंड ये है कि आपके सारे सिलेबस आ रहे हैं, जितने भी ये सारे आपके सिलेबस आ रहे हैं, ये आपको पता है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो आपके जितने भी ये प्री बोर्ड हो रहे मेरे भाई, ये प्री बोर्ड आपके बन कहां से रहे, प्री बोर्ड आपके हमेशा PYQ पे बन रहे, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा पेपर आपने इंग्लिश का प्री बोर्ड से क्या देखा, अगर सेशन किसी ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सेशन ली होगी, जो इसमें एक लेटर भी बताया था, उसके अंदर मैंने बता दिया था आपका इंग्लिश का जो पेपर होगा वो एज कंपेयर टू 2013-14 के अंदर जो रिपीटेड क्वेश्चन थे वो होगा, आप जाके मिला लो, आपको हुबहू 70% क्वेश्चंस वही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे एसएसपी पे विद एनालाइज कोई भी चीज डाला जाता है, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो या आपके पेपर पैटर्न हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, कोई भी इवन न्यूज तक भी हो, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए। और मैं अभी आपको बता दूंगा मैथ्स का पेपर किस ईयर का बनेगा, और आप क्वेश्चन मिला लेना, सिर्फ डेटा चेंज होगा, याद रखना इस चीज का। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पता है पेपर के अंदर 5 पैटर्न होंगे, ये 20 एमसीक्यू एक नंबर का होगा, और 5 क्वेश्चन होंगे आपके जो कि 2-2 मार्क्स के होंगे, और 6 क्वेश्चन आपके 3-3 मार्क्स के होंगे, और जो 4 क्वेश्चन है ये 5-5 मार्क्स के होंगे। इट मींस कहने का मतलब क्या हो गया, जो आपका सेक्शन डी है, ये सेक्शन डी आपको बहुत आगे ले जाएगा, और सेक्शन डी का जो हमेशा सिलेबस होता है, सिलेबस इन द सेंस बोले तो ये क्वेश्चंस आपके सेक्शन डी के हमेशा आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से होता है, आप जाके कभी भी मिला लेना, इतना श्योरिटी बता रहा हूं। तो बस कंप्लीट चीजों को समझो और अच्छे तरीके से, चाहे आपके 10 मिनट चला जाए, 20 मिनट चला जाए, ये आपके पेपर में 10 से 20 मिनट बचा कर देगा। और भाई 2 से 3 दिन की समय है, एकदम प्रिपरेशन में ऐसी आग लगा दो ना भाई, बिल्कुल औसम सा मजा सा आ जाए। और खास करके कमेंट करके बताना कि आपको कौन से चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और वन मोर थिंग, जितने भी प्लेलिस्ट के अंदर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मेरे भाई, अगर उतना भी कर लिया ना, अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, उतने मैथ्स में पास आउट हो सकते हो आप, चाहे वो आप स्टैंडर्ड में हो या बेसिक में, इतना प्रॉमिस है 110%। तो समझ रहे हो बात को। तो मेरे भाई इतना पॉइंट आपको याद रखना है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको मैं बताता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना है जो आपका प्री बोर्ड है, क्या यहाँ पे जो ये आपका प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड का लेवल जो है क्या होने वाला है। मैंने बता दिया कि ये 70% प्री बोर्ड का आप हमेशा प्रीवियस उठा कर देख लो, ये हमेशा इजी पेपर हुआ है 70%। अभी आपका माइंड से सारा रिलैक्सेशन होना चाहिए कि चाहे आप बेसिक में हो या स्टैंडर्ड में हो, मैथ्स का पेपर 70% आपके इजी होंगे, और जो ये आपका 30% है, ये 30% आपके क्या होगा, थोड़ा सा मॉडरेट होगा। क्या होगा, थोड़ा सा मॉडरेट होगा। पहली बात, जो इनके एमसीक्यू होंगे वो एमसीक्यू आपके सीधा सीधा एनसीईआरटी बेस्ड का होगा। क्या होगा, ये एनसीईआरटी बेस्ड का होगा, और एक एक एमसीक्यू आप बना सकते हो। अगर 20 एमसीक्यू पूछा जा रहा है, यू विल बी डूइंग 20 आउट ऑफ 20, 110%। बस आपको क्या करना है, एनसीईआरटी और जितने
भी आपके एसएसपी पे क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, खास करके चाहे मिड टर्म हो या आपके चाहे प्रीवियस पेपर का हो, चाहे 2023 वाले बैच का हो, चाहे तांडव हो या रामबाण हो, वो आप उतना कर लो, मैथ्स में पास हो जाओगे 110%। उसके बाद में मेरे भाई आप सबसे पहले सेक्शन ए के अंदर में आपके पास 20 क्वेश्चन है। सबसे पहला पॉइंट देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे ना ये सॉल्यूशन नहीं करना है, बस आपको क्वेश्चंस एनालाइज करना है। देखो वो बच्चे हमेशा प्रीवियस में, मैंने ये चीज देखा इतने सालों के अंदर में, वो बच्चा हमेशा गेम बना के आया पेपरों के अंदर में जिस बच्चे ने क्वेश्चंस को डीपली रीड डाउन किया। अब देखो क्वेश्चन कैसे, सबसे पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट 3/7, द प्रोबेबिलिटी इज नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। इट मींस कि ये बताओ कि ये जो है आपको किस चैप्टर से क्वेश्चन है, ये क्या है आपके किस चैप्टर से क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन हो गया। तो आपका माइंडसेट ये समझ आना चाहिए यार, प्रोबेबिलिटी के अंदर से 1 नंबर के अंदर में इस तरीके का आपके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट। आगे देखो अगला पॉइंट देखो, मैं जिस तरह से बता रहा हूं आप उस तरीके की चीजें देखो। अगला कह रहा है द वैल्यू ऑफ m, क्या कह रहा है, m की वैल्यू दिखाओ विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा है। ये आपके पास इक्वेशंस दे रखा, m की वैल्यू करना है, हैज कह रहा है यहाँ पे हैज नो सॉल्यूशन। इट मींस कि आपको पहले बता दिया हैज नो सॉल्यूशन। आप इजी तरीके से m का वैल्यू निकाल सकते हो, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये आपका कंसेप्ट यहां से हो गया। उसके बाद में ये एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज, आपको पता है ये पहले चैप्टर से हो गया, और पहले चैप्टर से भाई √3 करके जाना, या आपके पास चाहे यहां पे √3 + 1 ऐसे वाला भी करके जाना। तो ये आपके क्वेश्चंस इस बार प्री बोर्ड के अंदर में हमेशा बनेता है और बनता हुआ आया है। बस अभी आपको कंप्लीट चीजें को समझना है कि एक्चुअल में प्री बोर्ड के अंदर में क्वेश्चंस आने वाला कैसा है। तो ये देख लो आपके क्वेश्चंस इस तरीके का ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। जो ऊपर समझा है उससे दिल दिमाग में बैठा लेना, शुरुआत के 1-2 मिनट वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, समझे। तो यहां पे आप इसका आंसर कमेंट करके बता सकते हो। एचसीएफ ऑफ को प्राइम नंबर इज ऑलवेज क्या होता है। एक पॉइंट और मैं बता दूं यहां से, को प्राइम नंबर को देखते हुए मुझे एक चीज याद आ गया कि बच्चों को सबसे पहले तो इतना पता होता है कि देखो प्राइम नंबर तो सबको पता है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। अगर आपने रियल नंबर नहीं देखा है ना, रियल नंबर का प्लेलिस्ट है, अगर आपने कभी नहीं भी पढ़ा है ना नंबर सिस्टम व्हाटएवर कुछ भी यार, आप प्लेलिस्ट उठाओ रियल नंबर का, उससे बाहर आपको कभी भी जाना ही नहीं है। वो आप चाहे स्टैंडर्ड लेवल तक चले जाओ या कोई कंपटीशन लेवल तक चले जाओ, नंबर सिस्टम से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये हो गया। तो ये प्राइम नंबर तो सबको पता है, लेकिन यहां पे पूछ रहा है मेरे भाई को प्राइम नंबर, तो आपको पता होना चाहिए ये जो को प्राइम नंबर होता है, को प्राइम नंबर होता क्या है। को प्राइम नंबर हमेशा होता है जब भी कोई भी 2 नंबर्स होते हैं, उन नंबर के बीच में जिसको सबसे हाईएस्ट पावर 1 होता है, इट मींस कि उनका सबसे हाईएस्ट पावर एचसीएफ, मतलब कि उनके बीच के डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उससे हम कहते हैं को प्राइम नंबर। क्योंकि आप जैसे मान लो 7 है 5 है, इनका को प्राइम नंबर कितना होगा, 1 होगा। जैसे मान लो यहाँ पे आपके 37 डाल दिया, यहाँ पे 41 डाल दिया, क्या होगा भाई इनके बीच में, 1 होगा। इसे कहते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है भाई, रैशनल इरेशनल भाई सारे चीज बता रखे, आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट को मेरे भाई। तो इस तरीका का, तो आप यहां से इस तीसरे क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट करके आंसर बताओगे। ठीक भाई। उसरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पॉलिनोमियल से आया हुआ है, अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपके पास दे रखा है और ये आपको दिख रहा है कि क्या दे रखा है, और ये आपका a² + b² पूछ रहा है। तो आप इजी तरीके से नहीं बता सकते क्या, आप बता सकते हो या नहीं बता सकते हो। a² + b² क्या है, आप सीधा सीधा बोल सकते हो अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर आ सकता है, समझे मेरे भाई। इसके आगे आप हमसे सॉल्व आउट कर सकते हो। उसके बाद में आपको ये पता चल गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ गया क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या भाई यहां पे देखो अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम ऑफ जीरोस 3 एंड द प्रोडक्ट ऑफ 10। आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। फॉर्मूला आपको पता है ना भाई, सम ऑफ जीरोस का क्या होता है, सम ऑफ जीरोस इक्वल्स टू माइनस में x अपॉन में x², यही होता है। उसी तरह से प्रोडक्ट क्या होता है, यहाँ पे c कांस्टेंट अपॉन में क्या होता है, x² होता है। बस यही चीज तो है, आप जाके चेकआउट तो करो सारी चीजों को, एनसीईआरटी उठाओ तो सही, क्यों पढ़े रखे हो इधर में 1 शॉट 2 शॉट 5 शॉट के चक्कर में, कहीं पे भी मत पढ़ो, सीधा एनसीईआरटी उठाओ। प्री बोर्ड आपके एनसीईआरटी बनेगा, क्वेश्चंस ऑफ लेवल आप सामने देख सकते हो, इससे बाहर भगदड़ नहीं करनी मेरे भाई, समझे। तो ये क्वेश्चन यहां से, फिर आपका एचसीएफ यहां से दिख गया। फिर आपके प्राइम फैक्टराइजेशन, आप देखो बहुत सारे बच्चे बोल देते भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तो नहीं आएगा, बट भाई एनसीईआरटी के अंदर में जितने भी सिलेबस रैशनलाइज होके आए हैं उसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन है, और सीबीएसई हमेशा उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है, वो भले 1 नंबर का हो लेकिन वो पूछता जरूर है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये तो वो टीचर्स आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन
स्टूडेंट कर पाएंगे जिन्होंने कंप्लीट सिलेबस को 2023-24 पैटर्न को देखा, एनालाइज किया। हमने तो भैया रोज ही करा है, समझ रहे हो, इसलिए मैं आपको इतना फ्रीक्वेंटली सारी चीजें बता रहा हूं। टू बी ऑनेस्टी रखो, 110% ट्रस्ट करो। कहते हैं ना जैसे कि 24 कैरेट गोल्ड होता है, उसी तरीके से अपना भी ऐसा ही समझो मेरे भाई। जो चीज बता दिया जो 110% एकदम यूनिक सा होगा और 110% ट्रू होगा, सच होगा। ठीक है भाई, कोई नए हो तो मेरे भाई बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, और भाई लाइक नहीं किया तो भैया कर ही देना। ठीक है, उसके बाद में आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है, द क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर। अब ये बताओ, जो आपके पास एक एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है सर्कल का जिसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो क्या अब आपको एरिया ऑफ रिलेटेड सर्कल से अंदर क्या होगा कि 12वां चैप्टर जो पुराने हिसाब से है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उसके अंदर का क्वाड्रेंट का टॉपिक आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ये सर्कल हो गया, ये आपके पास सेंटर है, और सेंटर के बाद ये हो गया यहाँ पे, ये जैसे मान लो ये आपके पास एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है, ये 1/4 क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक भाई, ये भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर तो एरिया होता है, और चौथे भाग का मतलब एक भाग निकाल रहे, तो सीधा सीधा आप इसको बैठाओ, आंसर आपका आ जाएगा। तो सारे बच्चे इसको क्या कर देंगे, आप लोग कमेंट में मुझे आंसर बताओगे 8वें नंबर का, कि भैया इसका कितना आंसर है। मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितनी अभी तैयारी हो रखी है, समझ रहे हो बात को। नेक्स्ट पॉइंट, उसके बाद मीडियन ऑफ द गिवन डेटा इज ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर 27.5। अगर आप लोगों ने 9th क्लास बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी होगी तो आपके फाइनल टर्म में 2023 के फाइनल टर्म में आपके पास ये वाला क्वेश्चन आया था। मैं आपको बता सकता हूँ भैया, देखो हम तो नए हर रोज 10 क्लासेस लेते हैं तो हमें सारी चीजें पता है। आप ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्टली देख लो, क्लास 9th के अंदर में स्टैटिक्स के अंदर में मीडियन में आया हुआ सवाल है, जो कि आपके सामने ये है, और ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में दे रखा था। ये x2 और x3, आपको कुछ नहीं करना, बहुत इजी तरीके से फॉर्मूला आपको पता है कैसे निकलता है। जो अगर a1 होता है तो ये x प्लस में 2 वाला, यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन में 2 वाला, याद है नहीं है, बस ये a1 को इधर रोकना पड़ता है ना भाई, ये x प्लस में 2 अब प्लस में 1, याद आ रहा है। a1 नंबर होता, ऑड नंबर होता, असेंडिंग लगाना होता है। ये क्वेश्चंस पूछा गया स्टैटिक्स से, और इस बार स्टैटिक्स से आपके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में, चाहे मिड टर्म में उसमें भी, और अभी रिसेंटली जो वीडियो डली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, उसमें मेरे भाई मीडियन के अंदर में मिसिंग मीडियन आएगा, ए और बी की वैल्यू निकालनी होगी। मीडियन आपको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, ये n/2 वाला आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, n/2 माइनस सी एफ अपॉन में 2f इंटू में h वाला, समझे। ये आप करके जाना, पेपर में आएगा, चाहे आपका मोड आएगा या मीडियन आएगा, लेकिन आएगा मिसिंग वाला, इतना 110% है। तो मेरे भाई कहीं पे गुम मत हो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो, सीधा फोकस उठाओ, जितने अपने पास क्वेश्चन है ना वो तो भाई करके ही जाओ, मत पढ़ो इधर उधर के चक्कर में, बस आप अपना फोकस लगाओ सीधा सीधा पढ़ाई के ऊपर में, आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद भाई ये वन ऑफ द फेवरेट कह सकते हो सीबीएसई का, जो हमेशा टेंजेंट वाला सवाल देता है, ये टेंजेंट वाला सवाल देता है, तो ये आप इजी तरीके से कर सकते हो। नहीं किया था आपके भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में ऑलरेडी अपलोड है, पिछले वाले टांडा वाले में देख लो, आप वहां से बाहर कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा। वैसे आप लोग को पता होना चाहिए, इसके बीच में पिछली बार ये वाला टेंजेंट वाला पूछा गया था, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक भाई, आप लोग को टेंशन मतलब, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो इस चैप्टर इस पेपर बस आप लोग की कमेंट के ऊपर डिपेंड है। अगर सारे बच्चों ने कह दिया भाई ये क्वेश्चन पेपर आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा, बस ये है कि थोड़ा सा टाइमिंग की इश्यूज होती है, बट डेफिनेटली मैं आपको करवा दूंगा। ठीक भाई, बस आप लोग कमेंट करके बताना। उसके बाद अगेन आपके पास प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। अब बैग कंटेंट 6 रेड बॉल होता है, 5 ब्लू बैग है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, ब्लू बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी। आपको पता है कि जितने भी प्रोबेबिलिटीज वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर में क्या होते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी होते हैं वो ऑब्जर्वेशन हो गया, यहाँ पे जो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन ये हो गया, ये ऑब्जर्वेशन ये हो जाता है, और नीचे क्या होता है टोटल। तो आप इसका आंसर बता सकते हो क्या, और इसके अंदर में एक और करके जाना कार्ड वाला, कौन सा कार्ड वाला। ठीक है भाई, तो आप लोग मुझे ये बताओ, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत इजी सा है, इस कार्ड को क्या कहते हैं, क्या मेरे भाई इस कार्ड को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके बताना। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़े हो, अगर किसी चैप्टर में दिक्कत है, बस आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि भाई इस चैप्टर में दिक्कत है, तुम्हारे सामने वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद में आपके पास ये है सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन वाला। उसके बाद अगेन आपके पास क्या ट्रिग्नोमेट्री कह रहा हूं, सर्कल के सामने क्वेश्चन है, ट्रायंगल के ही मान लो यहाँ पे ये एंगल बनाने के लिए ये आपको 45 50 कितना हो गया, देन वैल्यू ऑफ ई आपको बताना है। ये वाला ट्रायंगल ये कांग्रुएंसी बता रहा है कि ट्रायंगल एबीसी, यहाँ पे आप कांग्रुएंसी बना सकते हो, ये एक कांग्रुएंसी। एक पॉइंट और याद रखो, अगर आपको किसी बच्चे को अगर कांग्रुएंसी से रिलेटेड दिक्कत है, ध्यान सुना, अगर आपको कभी भी कांग्रुएंसी से रिलेटेड दिक्कत है, मैंने भाई एक कंसेप्ट है ना क्लास 9th के ऊपर बनाया था, जिसमें कि एस क्या होता है, एस क्या होता है, एस क्या होता है, एंगल क्या होता है, ये जितनी भी कांग्रुएंसी है वो उसके
कहते हैं एक पोस्टमार्टम करके बताया हुआ है, वो आप जाके चेकआउट कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिंक हो जाए, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस कमेंट बॉक्स को चेकआउट कर लेना, उस वाली वीडियोस को कर लेना, आपके ट्रायंगल के सारे कंसेप्ट दूर हो जाएंगे। बस एक पॉइंट याद रखना, जो जो चीज इंपॉर्टेंट बन सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, बस इतना पॉइंट याद रखना। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन हो रहा गया, थ्रू द एंगल ऑफ 30 डिग्री डिस्क्राइब थर्ड आर्क, ये भी आपके भाई उसी की क्वेश्चन है। ये आपके पास एक पेंडुलम इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे आर्क लगा, ये रिलेटेड एरिया सर्कल से ही क्वेश्चन होगा, समझे मेरे भाई। उसके बाद में देखो, सभी शुरुआत में जब आप 9th से 10th में आते हो तो ऐसा लगता है कि भैया बहुत मुश्किल होगी, बट क्या कभी ऐसा फील हुआ? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 10वीं बहुत आसान हो जाता है। क्यों? सबसे पहली बात देखो, मैथ्स इसके अंदर में इजी पड़ जाता है, ठीक है। बस लगता है शुरुआत में कैलकुलेटिव है, आई नो दैट कैलकुलेटिव है, बट आपके लिए बहुत रामबान यही है कि जितना मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ इतना अगर आप करके गए तो भाई कभी भी मैथ्स में डर नहीं लगेगा, 110% है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला चैप्टर जो आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे किस चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके पास ट्रिगो का क्वेश्चन दिख रहा है, ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हैं। और ट्रिग्नोमेट्री तो भाई देखो बहुत आसान है, इसके जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसे हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हो, आर.डी. शर्मा में इस नाम से बोला जाता है। आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में अपलोड है, और कहते हैं देखो, तांडव हो गया, रामबान हो गया, मिड टर्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, ये सारे जितने भी क्लास 10 से रिलेटेड है, एक कॉपी नया उठाओ मार्केट से, और जितने क्वेश्चंस उसको लपेट मारो, अब पेपर देखा जाना, आपको सेम कंसेप्ट सेम नंबर, बस थोड़ा सा वेरी करेगा, आपको पेपर में मिलेगा। इतना 110% श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, समझे, आपको ज्यादा समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया, फिर आपका पॉलिनोमियल से ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद अगेन आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस हो गए। तो आप लोग मुझे एक वैल्यू बताओ कि जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में ये जो होता है √3 क्या है, किसका वैल्यू है? तो आप लोग मुझे √3 बताओ, ये sin 30 या sin 40 sin 60 जो भी है, sin थीटा या cos थीटा या आपके पास tan थीटा या cot थीटा जो भी है, मुझे बताओ। ये जो है tan 30 ये जो होता है, और tan √3 है, ये tan का कौन सा वैल्यू बनेगा, मुझे आप लोग एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है भाई। उसके बाद में देखो सर्कम सर्कल वाला भी आ गया। सर्कम सब्सक्राइब ये क्या होता है पता है आपको? सर्कम सब्सक्राइब क्या होता है? जब भी कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर्स होता है उसके अंदर सर्कल होता है तो सर्कम सब्सक्राइब कहते हैं। और जब भी कभी भी आपने ये देखा होगा, कभी भी मान लो सर्कल ट्रायंगल है उसके अंदर सर्कल, तो सर्कम सब्सक्राइब हो गया। अगर ये सर्कल के अंदर में मान लो कोई ट्रायंगल होता है, इन सब्सक्राइब कहते हैं। ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। आप अगर कमेंट करो तो भैया आपके पास सर्कल भी आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपके लिए था MCQ। तो अभी आपको पता चल गया कि प्री बोर्ड के अंदर में MCQ किस लेवल का आने वाला है। तो ये MCQ 20 नंबर तो आप आराम से ले सकते हो ना मेरे भाई, ये 20 नंबर आराम से ले सकते हो। चलो 20 में से 15 ले लिया, लेकिन आपके MCQ इसी पैटर्न का दिखेगा। गॉट इट ना। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए जो ये 5 क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के, ये और हलवे से क्वेश्चन है। देखो कैसे हलवे से क्वेश्चन है। कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, रेडियस 6 सेंटीमीटर, एंगल ऑफ सेक्टर 60। अब बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा जब ही तो निकाल पाओगे। फॉर्मूला क्या है? थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यस ना, यही चीज है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, थीटा अपन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही फॉर्मूला है मेरे भाई। बस आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। और इससे पहले जो मैंने आपको क्वेश्चंस पूछा उसका अभी राइट नाउ आप करके कमेंट करके बताओ। और ये भी बता देना किस चैप्टर के अंदर में दिक्कत है, वो चैप्टर आपके सामने मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो आप कर ही लोगे। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, ये वाला क्वेश्चंस आपको अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरे भाई, एरिया रिलेटेड सर्कल से। तो ये भी पॉइंट याद रखना। ट्रायंगल का ये वाला क्वेश्चन अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप इजी तरीके से कर सकते हो। ये आपके बीपीटी थ्योरम पे है। तो बीपीटी थ्योरम को और दूसरा किस नाम से बुलाया जाता है आप लोग को ये भी बताना है। समझ रहे हो बात को? तो क्लास 10th ज्यादा मुश्किल नहीं है, लोग हवा बना देते। एज कंपेयर टू 9th इजी ही लगा होगा आपको। बट एक ही चीज है कि आपकी मेहनत, आपकी प्रिपरेशन और आपकी जो डेडिकेशन है टुवर्ड्स योर स्टडी किस तरीके से है, खास करके मैथ्स का अप्रोच। बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए, फिर तो जलवा कायम रहता है। बस वही चीज है। बस आपको नहीं भी आता ना मैथ्स, मैं अभी भी श्योरिटी बोल रहा हूँ, बस प्लेलिस्ट उठा कर देखो, उसके बाद कभी मैथ से फियर नहीं होगा। समझ रहे हो? डोंट गेट बी टू फियर बिकॉज समीर भाई इज हेयर। समझ रहे हो बात को? तो इतना टेंशन लेने का तुम्हें दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो। अगर चलो मैं इक्वेशन बना देता हूँ, अगर इक्वेशन बना देता हूँ तो चलो आप लोग इसका आंसर भी बता देना। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ x। समझ रहे हो बात को? सिर्फ मैथ्स के अंदर में x अच्छा लगता है। समझ रहे हो बात को? जीवन में x अच्छा नहीं लगता है। समझ रहे हो? तो इसलिए भैया ये बस मैथ्स ही में x रहने देना, और जो भी चीज़ है जलवा कायम रहना चाहिए। समझ रहे हो?
3x हो गया, बराबर में ये x प्लस में 3 हो गया, यहाँ पे 3x प्लस में 19 हो गया। बस करना कुछ नहीं है आपको, बस यहाँ से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है। क्या करना है, यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाना है और आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। समझे मेरे भाई? तो आप लोग कमेंट करके ये भी बता देना। समझ रहे हो, खाली बोर तो ना हो रहे हो? चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पे कॉस ये दे रखा है, वैल्यू tan a दे रखा है और यहाँ पे ये चीज दे रखा है। एक पॉइंट याद रखना, इस बार ना मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके प्रूफ डाइट में ये tan एक क्वेश्चन करवाया था जो कि पिछले साल के फाइनल में आया हुआ था, tan 30 करके जो ये होता है ना 0 डिग्री से ग्रेटर दैन 90 डिग्री से ग्रेटर a प्लस में b होना चाहिए, फाइंड द a और b। ये क्वेश्चंस मैं आपको इंपॉर्टेंट में भी करवा चुका हूँ, आप वो करना, उस तरीके का क्वेश्चंस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास यहाँ से भी 3 नंबर क्वेश्चन आ गए। फिर आपके पास राइट एंगल आ गया, साइड वेयर ये और b बता रहा है, सारे सर्कमस्क्राइबिंग वाला बताना है, प्रूव करना हमें। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज गिवन। ठीक भाई, ये सर्कल के आपके थ्योरम टाइप में है। ये आपके पास जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 24-21 आपको तो असेंडिंग ऑर्डर में ये सम होता है। तो आप लोग को AP का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर AP में भी दिक्कत है तो कमेंट करके बता देना, AP GP CP सब पता चल जाएगा, आप टेंशन मत लेना। ठीक है भाई। उसके बाद सेक्शन C, जिसमें कि भैया बहुत ज़्यादा डर लगता है इंसान को, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, जब अगर आप ये SSP पे हो तो आपको खास करके मैं मैथ्स की COT देता हूँ और भैया SST की COT देता हूँ, इसमें कभी भी आपको फियर नहीं लाना है। तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, तो भैया इनमें फियर लाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। सेक्शन C आपको बहुत इजी मिलेगा। प्री बोर्ड के अंदर में आप ये क्वेश्चन देख लो, √3 दिया हुआ है और इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा प्रूफ डाइट वाले में आपके 8.3 वो जो पीछे का एक्सरसाइज है उससे करके जाना। और मैंने क्या बताया आपको कि 9वां चैप्टर, 8वां चैप्टर और आपका 13वां चैप्टर ये आपके NCERT से ही क्वेश्चन पूछते हैं और पहला चैप्टर इन सबों के NCERT से ही रिलेशन होता है। समझ गए? उसके बाद में आपके पास ये आपके पास सर्कल से आ जाएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देना है, बस आपके सामने बन जाएगा। तो आप लोग बता सकते हो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा और इनका सम कितने होते हैं। आप कभी भी अगर आपने सर्कल थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी तो बताओ भाई इसका और यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करके बनाएंगे इनका और इनका सम कितना होगा। ये 180 होगा या 90 होगा या 45 होगा? क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हो, हाँ या ना मेरे भाई? और ये तो टेंजेंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट वाला, आप थ्योरम पढ़ोगे तो उसमें से आ जाएगा। और उसके बाद जो मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था कि अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी बन रहा है, एक तो 1 कार्ड वाला और लेकिन एक पॉइंट याद रखना 2 डिजिट नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, ये सारी चीज अब जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड अगर प्रोबेबिलिटी का भी क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है तो थोड़ी सी ट्रेंड चेंज कर दिया है। समझ रहे हो बात को? तो भैया इस तरह के क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। और उसके बाद जो हमेशा CBSE का ये कह सकते हो एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कि 52 पैक वाले कार्ड का, मैंने आप लोग से कमेंट में पूछा था कि इस तरीके के शेप के कार्ड को क्या कहते हैं, बता दो भाई। क्लब कहते हैं, स्प्रेड कहते हैं, डायमंड कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई? तो आप लोग कमेंट करके बता दो ऐसे क्वेश्चंस। उसके बाद ये क्वेश्चंस है, ठीक है। उसके बाद 30वें नंबर का क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत आसान लगेगा कि इसमें आपको p की वैल्यू फाइंड करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दिया है, हैज 2 इक्वल रूट्स, नहीं तो मेरे भाई ये आपका स्टेटमेंट बेस है, एज बेस्ड प्रॉब्लम का। क्या एज बेस्ड प्रॉब्लम CBSE ने हमेशा पूछा है, एज बेस्ड क्वेश्चंस और ट्रेन वाले, तो ये भी पॉइंट याद रखना। 31 क्वेश्चन और ये फिक्स है आपके जो यहाँ पे मेंसुरेशन वाले में से, आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम में से इस तरह के ही के क्वेश्चंस आते हैं। तो सेक्शन D आपके सामने सबसे पहले BPT थ्योरम आप ट्रायंगल के अंदर से करके चले जाना और ये आपके पास पूछा गया है क्या, AP। और AP के अंदर में ये क्वेश्चन बहुत फेमस था यार, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया। A7 दिया था और यहाँ पे A11 दिया था, इज ऐसे करके था, यहाँ पे इज याद है इज 48, फिर उसी तरीके से A यहाँ पे 12 दे दिया था एंड यहाँ पे A17 इज 78 ऐसे करके था। तो उसमें क्या था, फाइंड द 3 AP। आपको पता है AP सीरीज कैसे बनाते हैं, A हो गया, A प्लस में D हो गया, यहाँ पे A प्लस में 2D हो गया, इस तरीके की चीजें बताते थे। और इनका इक्वेशन कैसे बनता है, A7 प्लस में यहाँ पे था A11 इक्वल्स टू में 48, A7 को कैसे लिख सकते हो, A प्लस में 6D, अब प्लस में एक हो यहाँ पे प्लस में 10D इक्वल्स टू में 48। अगर आप लोग को दिक्कत है तो कमेंट करके बताना कि आपको AP का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दिया जाएगा। ठीक है भाई, तो आप यहां से भी आंसर निकाल सकते हो। उसके बाद में आपके चैप्टर नंबर 7 जो आप यहां पर देख सकते हो, चैप्टर नंबर 7 में ये आपके हमेशा आपको होता है कि वो वाला नहीं पूछेगा, ट्रायंगल का नहीं पूछेगा, आपको सीधा सीधा
दो उसमें कहते हैं ट्रायंगल को तो इसमें मुश्किल ही पूछेगा, बस जो है ना यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन फॉर्मूला पूछा जाएगा, वो आप कर सकते हो। ठीक है भाई, ये पॉइंट आ गया रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये आपको पता है। चलो एक पॉइंट बताना कि अगर आपने सर्कल किया है, अगर आप मान लो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपने पढ़ा है ना CYCLIC, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर में ये अपोजिट एंगल जो होता है उनका सम कितना होता है, अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, आप लोग कमेंट करके बताओगे। अगर सर्कल किए हो, अगर सर्कल नहीं किया है तो कमेंट करके ये भी बता देना, मैं आपको सर्कल ही करा दूंगा, समझ गए मेरी बात। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बार बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूं क्योंकि वहीं से आपका पेपर बन जाएगा, तो ये भी पॉइंट आपको पता चल जाना चाहिए। उसके बाद में मेरे भाई ये तो देखो वैसा क्या होता है ना कि चैप्टर नंबर 9 ये फिक्स होता है, आप प्लेलिस्ट उठाकर देख लो, आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, समझ रहे हो बात को। तो ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चंस दिल दिमाग में ठान लो, चैप्टर 9 से ये क्वेश्चंस बनेंगे तो इट मींस की बनेंगे। ठीक, ये सारे पॉइंट। अगला देखो यहाँ पे, तो ये आपके स्टैचू वाले, और ये देखो यार यहाँ पे ये क्वेश्चन जो था लास्ट ईयर का, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपने सरफेस एरिया का अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ से आपको एग्जाम्पल दिख जाएगा, चाहे आपको इस तरह के क्वेश्चन हो, इस तरीके के यहाँ से करके जाओ। लेकिन अगर आप में बस दो चीज याद रखूं, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 ये आपके 12 मार्क्स के, कितने, ये 12 मार्क्स के। तो इसको दिल दिमाग में जाना पेपर में डाल के कि भैया कैसे हैं, और आपको जो स्टैटिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट बताया वो मिसिंग मीडियन मोड एक वो, अगर आप इतना करते हो तो आपको प्री बोर्ड के लिए टेंशन नहीं लेनी है, बस आगे आपको काम करते जाना है। फिर सेक्शन ई जो है आपका केस बेस्ड आएगा, और केस बेस्ड में आपको दो चीज याद रखना है, केस बेस्ड 4-4 मार्क्स के होंगे, ये आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा। कैसे होगा, चैप्टर से रिलेटेड होगा, तो उसके लिए तो भाई टेंशन ही छोड़ दो, केस बेस्ड वहां समझ आए तो ओके है, नहीं तो आपको कंसेप्ट जो पढ़ा होगा अपने एनसीईआरटी में उस बेस का आ जाएगा, तो आप लोग को वहां से बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेनी। लेकिन आपको यहाँ पे ये पता चल गया कि एक्चुअल में जो पेपर होने वाला है ये प्री बोर्ड का कैसे होने वाला है। तो प्री बोर्ड के पेपर का आपको पता चल गया कि ये जो प्री बोर्ड का पेपर है जो कि आपका यहाँ पे 18 तारीख को है, जो कि अब 18 दिसंबर ये हो गया, जो कि 2023 को। इसके लिए मेरे भाई सभी को अपने एसएसपी की टीम से ऑल द बेस्ट। बस आगे क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पेपर देना है और आपको इन्फॉर्मेशन बताना है कि अब आपको क्या चाहिए, कौन से चैप्टर में दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस मिल ही गए हैं, सारे क्वेश्चंस अपन ने अपलोड करवा दिया है। जो भी दिक्कत परेशानी होगी कमेंट करके बता देना, और मेरे भाई पेपर में आग लगा देना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो बताना जरूर, ठीक है। लेकिन यार अपने दोस्त में इस वीडियो को जरूर शेयर करना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।